Dear students, Assalamu alaikum to each and every one of you. I hope you are living hunky-dory, all fit as a fiddle. तो बेटा शुरू करते हैं रब के नाम से द पेंडिंग टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन. जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने लास्ट क्लासेस में कंसंट्रेशन टर्म्स को डिटेल में पढ़ा था. उसमें हमने बेटा मोलैरिटी को पढ़ा, मोलैलिटी को पढ़ा, नॉर्मैलिटी को पढ़ा, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन एंड मनी मोड. आज बेटा हम शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड फेज ऑफ द सॉल्यूशंस. नाउ बिफोर आई विल गो टुवर्ड्स दैट फेज, मैं पहले डिफाइन करता हूं बेटा आपको व्हाट इज अ सॉल्यूशन. व्हाट इज अ सॉल्यूशन? जैसा कि बेटा आपने सुना होगा, जो ये सॉल्यूशन होता है, इट इज अ वन फेज होमोजीनियस सिस्टम. It's a one-phase homogeneous system of two or more than two components whose composition can be varied within certain limits. Means बेटा अगर मैं एक solution की बात करता हूं, solution सबसे पहले बेटा it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. Second point बेटा, जो हमारा solution होता है, it is a one-phase system. मान के चलो बेटा मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें दो कंपोनेंट्स है. मैंने बेटा साल्ट लिया और मैंने बेटा वाटर लिया. मैंने इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया. जो ही बेटा मैं इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहा हूं, आई एम ऑब्जर्विंग टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. नंबर वन पॉइंट बेटा ध्यान से समझना. जो आपका पहले मान के चलो बेटा, जो आपका साल्ट था और जो वाटर था, इनका अलग अलग फेज है. साल्ट देखो बेटा, साल्ट आपका क्या है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है. आपका जो वाटर है बेटा वो लिक्विड फॉर्म में है. दोनों को मैंने मिलाया. जो ही मैं इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करता हूं, आई एम गेटिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर. और इत्तेफाक की बात यह है, अभी अलग अलग फेजेस थे, अब एक ही फेज बन रहा है. दैट्स व्हाई वी से दैट जो हमारा सॉल्यूशन होता है, इट इज अ वन फेज होमोजीनियस सिस्टम of two or more than two components. इसमें दो या दो से ज्यादा components हो सकते हैं that are dispersed on the molecular scale. और इन्हीं components का हम concentration vary कर सकते हैं. हम solution की concentration को increase भी करा सकते हैं, decrease भी करा सकते हैं, but within certain limits. This one phase homogeneous system of two or more than two components whose composition can be varied within certain limits, ये हमारा बेटा सॉल्यूशन कहलाता है. जरा देख मेरा बच्चा, ये मेरा सॉल्यूशन है. क्लियर? यू पेन डाउन द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन. अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, ध्यान से समझना मेरा बेटा. सबसे पहला पॉइंट बेटा, जो मेरा सॉल्यूशन है ना बेटा, इट इज अ वन फेज सिस्टम. इट इज अ वन फेज सिस्टम. पॉइंट टू बी नोटेड, वन फेज सिस्टम. क्लियर बेटा? मीन जब आप सॉल्यूशन को देखोगे ना, आप इस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होंगे, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट दोज कंपोनेंट्स. आपको ऐसा लगेगा शायद ये इस वाले सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट है. क्लियर? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका सॉल्यूशन है, इट इज ऑलवेज अ होमोजीनियस मिक्सचर. आर यू गेटिंग मी बेटा? आपको पता है बेटा व्हाट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. क्लियर बेटा? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर. क्लियर? उसके बाद बेटा जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें एट मिनिमम क्योंकि ये मिक्सचर है, एट मिनिमम होंगे दो कंपोनेंट्स या दो से ज्यादा. मीन सॉल्यूशन में बेटा आपके टू और मोर कंपोनेंट्स होते हैं. टू और मोर कंपोनेंट्स. क्लियर? उसके बाद देन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो ये सॉल्यूशन है ना, इसका कंसंट्रेशन हम वैरी कर सकते हैं. वैरी कैसे कर सकते हैं? जरा बच्चा सुन. क्या मैं इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा सकता हूं ना? मैं ज्यादा सोल्यूट ऐड करूंगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, बट विद इन सर्टेन लिमिट्स. एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप इस सॉल्यूशन में और सोल्यूट ऐड नहीं कर पाओगे. मींस कंसंट्रेशन में इंक्रीज करता हूं बट विद इन सर्टेन लिमिट्स. सेम बेटा इसका कंसंट्रेशन में डिक्रीज करूंगा बट विद इन सर्टेन लिमिट्स.
तो मीन्स बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको बेटा हम इंक्रीज भी करा सकते हैं, क्लियर बेटा, या इसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, बट यहां पर एक लिमिट लग जाती है, यहां पे एक कंडीशन लग जाती है, विद इन सर्टेन लिमिट्स, विद इन सर्टेन लिमिट्स. This is the definition of the solution. A solution is क्या है बेटा आपका solution? It is a one phase system. Clear बेटा? It is a homogeneous mixture. Are you getting me? It's having two or more than two components जिनका concentration हम vary कर सकते हैं within certain limits. अब चलिए देखिएगा बेटा, अगर मैं इसी solution की बात करता हूं, at minimum इस solution में दो components होंगे. अगर आपके सॉल्यूशन में बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. क्लियर? अगर तीन कंपोनेंट्स होंगे, टर्नरी सॉल्यूशन. अगर बेटा चार कंपोनेंट्स होंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लियर? चलिए देखिएगा बेटा, अब अगर मैं किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता हूं, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं किसी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन? एक ऐसा सॉल्यूशन बेटा जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे. इस बाइनरी सॉल्यूशन में जो ये दो कंपोनेंट्स होंगे, मान के चलिएगा मैंने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, और कैसे बनेगा? मैं सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करूंगा वाटर में, और बन गया ना बड़ा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसमें दो कंपोनेंट्स है. अब याद रखिएगा बेटा, एक ऐसा कंपोनेंट जो प्रेजेंट होगा ग्रेटर अमाउंट में, एक ऐसा कंपोनेंट जो प्रेजेंट होगा ग्रेटर अमाउंट में, वो कहलाता है आपका सॉल्वेंट, और जो प्रेजेंट होगा लेसर अमाउंट में वो कहलाता है आपका सॉल्यूट. ये चीजें बेटा आपको पता होंगी बेटा. चलिए अगर मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसमें बेटा मेरे दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है. इसमें से एक कंपोनेंट मेरा कहलाता है सॉल्वेंट. फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट ए बी द सॉल्वेंट, और बी आपका क्या है बेटा? बी आपका सॉल्यूट है. अब देखिएगा बेटा, अगर मैं ए को कह रहा हूं ए हमारा सॉल्वेंट है, मींस ये कंपोनेंट आपका ग्रेटर अमाउंट में होगा. नंबर वन पॉइंट बेटा, ये कंपोनेंट आपका ग्रेटर अमाउंट में होगा, नंबर वन पॉइंट. और ये वाला कंपोनेंट आपका लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा. क्लियर? दिस वन, दिस इज द अमाउंट डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब कभी ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखना बेटा, और एक डेफिनेशन, और एक डेफिनेशन. अब एक ऐसा कंपोनेंट जिसका फेज रिजेंबल करता है विद द फेज ऑफ सॉल्यूशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक ऐसा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट्स में एक ऐसा कंपोनेंट जिसका फिजिकल स्टेट, जिसका फेज रिजेंबल करता है विद द फाइनल फेज ऑफ सॉल्यूशन, वही बेटा आपका सॉल्वेंट होता है. जरा देख मेरा बच्चा, अगर मैंने साल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में, ध्यान से समझना बेटा, साल्ट बेटा आपका सॉलिड है. आर यू गेटिंग मी? और जो आपका बेटा वाटर है दैट्स लिक्विड. जब आप ये सॉल्यूशन बनाओगे ना, दैट विल बी साल्ट सॉल्यूशन, है ना बेटा? और साल्ट सॉल्यूशन का जो फाइनल फेज है दैट्स आल्सो लिक्विड, दैट्स आल्सो लिक्विड. अब देखिएगा बेटा, ये मेरे सॉल्यूशन का फाइनल फेज है, ये मेरे सॉल्यूशन का फाइनल फिजिकल स्टेट है. बात समझना बेटा, फाइनल फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का लिक्विड है. अब इन दोनों में से एक ऐसा कंपोनेंट जिसका स्टेट रिजेंबल करता है सॉल्यूशन के स्टेट के साथ, वही बेटा आपका जनरली सॉल्वेंट होता है. तो देखिएगा बेटा, यहां देखना बेटा, यहां वाटर का स्टेट रिजेंबल करता है ना विद दैट ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. तो बेटा आपका जो यही वाटर है ये कहलाएगा बेटा सॉल्वेंट, और जिसका रिजेंबल नहीं करता है वो कहलाता है बेटा आपका सॉल्यूट. सो ये चीजें बेटा आपने पढ़ के रखी होती है इन द 11th एंड 12th. चलिए अब क्या करते हैं बेटा, हम अब थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं. अब ध्यान से समझना बेटा,
जो हमारा ये सॉल्यूशन है, जो हमारे ये सॉल्यूशंस है बेटा, इसमें हमने दो कंपोनेंट्स देखे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जब इनका वन फेज होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है वो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। अब ध्यान से समझना बेटा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या करते हैं बेटा, हम इन सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉलिड ऑफ योर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आपका जो सॉल्यूशन है, जरा देख मेरा बेटा, आपका क्लासिफिकेशन ये वाला है ना बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा होगा बेटा, समझिए बात बेटा। पहला, अगर बेटा आपका सोल्यूट होगा सॉलिड, तो ये भी हो सकता है ना, ध्यान से देखो बेटा, मैं यहां लिखता हूं बेटा आपका सोल्यूट और यहां पे बेटा आपका सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, पहला क्लासिफिकेशन ऐसा हो सकता है ना, सॉलिड में, ठीक है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड में, या सॉलिड का सॉल्यूशन सॉलिड में, जैसे बेटा आपके अलॉयज होते हैं, ठीक है बेटा। अलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स जिसमें सॉलिड ही सॉलिड में होता है। सेकंड बेटा आपका है लिक्विड, किस में बेटा, लिक्विड आपके सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में। जरा मर्क्यूरी की बात करिएगा, मर्क्यूरी अगर सॉलिड में होगा, जैसे एमेलगम्स, जो एमेलगम्स होते हैं ना, दीज आर द अलॉयज विद मर्क्यूरी। सपोज बेटा हमने कोई मेटल लिया, मान के चलिए मैग्नीशियम मैंने लिया, मैग्नीशियम सॉलिड है। अब अगर मैं मैग्नीशियम का अलॉय बनाता हूं मर्क्यूरी के साथ, मर्क्यूरी बेटा लिक्विड है ना, तो लिक्विड किस में है, सॉलिड में, तो बन गया ना बेटा आपका कौन सा सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशंस। उसके बाद बेटा वी हैव सॉलिड इन लिक्विड्स, ये तो क्लासिकल एग्जांपल्स है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे बेटा सोडियम क्लोराइड वाटर में ब्राइन सॉल्यूशन आपका, जैसा बेटा आपका शुगर आपने डिसॉल्व किया वाटर में, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर। देन उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, अब अगर दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड होंगे, आपका सोल्यूट भी लिक्विड है, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मैंने इथाइल अल्कोहल को डिसॉल्व किया वाटर में, पहले देखना है क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, क्या ये वन फेज सिस्टम बनाएगा। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दिस इज अ सॉल्यूशन। अब देखो बेटा सॉल्वेंट मेरा वाटर है, मैंने वाटर में इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व किया, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आर यू क्लियर? चले उसके बाद देन आई हैव गैस इन लिक्विड, जैसे बेटा गैस लिक्विड में जनरली आप देखते हो बेटा जो कार्बोनेटेड बिवरेजेस होते हैं उनमें हम डिसॉल्व करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड एट अ वेरी हाई प्रेशर, मीन्स हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, दैट इज व्हाट वी कॉल एज कार्बोनेटेड बिवरेजेस। तो उसमें आपका गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में और एक सॉल्यूशन बन गया, गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है बेटा। देन वी हैव लिक्विड इन गैस, कभी कभी ऐसा हो सकता है लिक्विड गैस में हो सकता है, जैसे आप देखते हो जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स में बेटा आपका क्या होता है, वाटर वेपर जो है दैट इज लिक्विड, वाटर वेपर या वाटर किस में होता है बेटा, वो एयर में होता है, सो दिस इज लिक्विड इन गैस। एंड द लास्ट वन इज गैस इन गैस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सारे गैसेस है, दे फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर, वी कैन कॉल देम अ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, तो हमारा बन जाता है बेटा और एक क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। सो दिस वाज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जो सारे सॉल्यूशंस बेटा आपके बोर्ड पे मैंने डिस्प्ले करके रखी है। I hope you take a screenshot of it or else this one is already present in your textbook, ठीक है। चले उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन देखिएगा बेटा, और एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं सॉल्यूशंस का, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब ध्यान से समझना बेटा, व्हाट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पढ़ा होगा बेटा आपने। एक ऐसा सॉल्यूशन, देखिएगा बेटा ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर।
मान के चलो बेटा, मैंने क्या लिया बेटा, मैंने वाटर का 100 ml लिया, मैंने इसमें डिजोल्व किया बेटा, मैंने इसमें डिजोल्व किया शुगर, ये शुगर इसमें डिजोल्व हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन. आई एम गोइंग ऑन एडिंग, मैं ऐड करते जा रहा हूं बेटा शुगर. एक ऐसा स्टेज आएगा ना जब इसमें नो मोर sugar can be added, no more sugar can be added. So that solution is known as saturated solution. एक ऐसा solution जिसमें हम बेटा और solute ऐड नहीं कर पाते हैं. अब एक ऐसा solution जिसमें हम ऐड कर पाएंगे, जिसमें टेंडेंसी होगी अभी डिसोल्यूशन की, दैट इज योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है बेटा, अगर कोई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, अगर उसमें हम सोल्यूट ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होगा, इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसके बाद देन आई हैव सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब देखिएगा बेटा, ये टर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब देखिएगा बेटा, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्सेस ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है. जितना एक सॉल्यूशन में कैपेसिटी होगी ना सोल्यूट डिसॉल्व करने की, उससे ज्यादा सोल्यूट इसमें प्रेजेंट होता है, उस कैपेसिटी से ज्यादा इसमें सोल्यूट प्रेजेंट होता है. सच अ सॉल्यूशन is known as super saturated solution. It's known as super saturated solution. तो उसके बाद then after चलिए बेटा, तो और भी छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आपने क्लास 12 में पढ़ी होंगी. तो हम अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद द टॉपिक सॉल्युबिलिटी. विद द टॉपिक solubility. अब देखिएगा बेटा, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. देखो बेटा, मैंने क्या किया बेटा, मैं एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने यहां पर बेटा एक सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट लिया. मैंने इस सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड अमाउंट लिया. लेट्स अज्यूम दैट मैंने इस सॉल्वेंट का 100 ग्राम्स लिया, और मैं एमएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने सॉल्वेंट का 100 ग्राम्स लिया. अब मैं इसमें डिसॉल्व करूंगा बेटा, आई एम डिसॉल्विंग सोल्यूट इन इट. मैं इसमें सोल्यूट डिसॉल्व करूंगा. अब समझिए बात, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, सॉल्वेंट के एक पर्टिकुलर अमाउंट में या वॉल्यूम में आप कितना सोल्यूट ऐड कर पाओगे एट अ पर्टिकुलर प्रेशर and temperature, that is what we call as solubility. Suppose बेटा मैंने फिक्स किया, मैंने सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स किया 100 ग्राम्स. ध्यान से समझ दो बेटा, अब इस सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स में, इस सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स में मैं कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर पाऊंगा एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर. एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इट्स नोन एज सॉल्युबिलिटी. तो अगर आप डेफिनेशन लिखोगे बेटा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट चलिए लिखिएगा बेटा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, इन 100 grams of solvent at a particular pressure and temperature to form a saturated solution, is known as solubility. ठीक है बेटा, सो आई एम डन विद द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट का बेटा कितना अमाउंट आप डिसॉल्व कर पाते हो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, जो मैंने बेटा 100 ग्राम्स लिया, 100 ग्राम्स में एट अ पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर, मैं दोनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को बेटा कांस्टेंट कर रहा हूं, बिकॉज अगर मैंने टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज या डिक्रीज किया सॉलिबिलिटी में चेंज आएगा, अगर मैं प्रेशर चेंज करूंगा सॉलिबिलिटी में चेंज आएगा। इसीलिए बेटा हम सॉलिबिलिटी को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम ऐड कर पाएंगे सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स में एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे, ताकि हमें मिलेगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हम ऐड कर पाएंगे दैट इज व्हाट वी कॉल ए सॉलिबिलिटी। अब समझो बात, जितना आप ज्यादा सोल्यूट ऐड कर पाओगे उतना उस सोल्यूट का सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा, जितना आप उस सोल्यूट का कम अमाउंट ऐड कर पाओगे तो उतना उसका सॉलिबिलिटी बेटा कम होगा। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, greater will be the solubility. Lesser the amount of solute dissolved, lesser will be the solubility. ठीक है बेटा, I hope I am done with this as well. So ये आपका था बेटा solubility. अब चलिए अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेकेंड सब टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, जहां से बेटा आपका क्वेश्चन आ सकता है, solubility of solids in liquids, solubility of solids in liquids। ठीक है बेटा, तो जो हमारा अभी सोल्यूट है, तो सॉलिड बेटा हमारा सोल्यूट है, और जो हमारा सॉल्वेंट है दैट इज लिक्विड। ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है, solubility of liquids, solids in liquids। अब ध्यान से समझना बेटा, जो ये solubility है ना बेटा, ये किन का बेटा, solids का liquids में, ये बेटा डिपेंड करता है 3 पैरामीटर्स पे, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे। नंबर वन ये डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। पॉइंट टू बी नोटेड। सॉलिबिलिटी सॉलिड्स का लिक्विड्स में वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? सेकंड ये डिपेंड किस पे करेगा बेटा, इट विल डिपेंड अपॉन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, a very important parameter, that is temperature. Are you getting me beta? And the last one that is a little insignificant, that is a little insignificant in case of solids, वो आपका बेटा प्रेशर है, that's pressure. These are the 3 parameters जिस पे डिपेंड करेगा solubility, मगर किन का point to be noted, solubility of solids in liquids, nature of the solute and solvent, temperature and pressure. Clear? इसमें this factor is insignificant, insignificant, उतना ज्यादा significant नहीं है, it is less significant. चलिए आप पहले वाले फैक्टर को समझते हैं, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब ध्यान से समझो बेटा, आपने एक बेसिक रूल समझा होगा, या बेसिक रूल बेटा आपने सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, जो आपके पोलर सोल्यूट्स होंगे वो डिसॉल्व होंगे ना बेटा पोलर सॉल्वेंट्स में। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, पहला पॉइंट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब चलिए देखिएगा बेटा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपने एक बेसिक रूल सुना होगा बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कहने का मतलब क्या है बेटा, जो आपके पोलर सोल्यूट्स होंगे, जो आपके पोलर सोल्यूट्स होंगे, पोलर सोल्यूट्स, वो बेटा डिजॉल्व किस में होंगे बेटा, वो ज्यादा डिजॉल्व होंगे ना बेटा पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में। मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर सोल्यूट्स इज वेरी हाई इन पोलर सॉल्वेंट्स। जैसे बेटा आपका सोडियम क्लोराइड है ना बेटा, सोडियम क्लोराइड ज्यादा डिजॉल्व हम कर पाएंगे ना पोलर सॉल्वेंट में। जैसे बेटा आपका वाटर है, वो ज्यादा डिजॉल्व बेटा वाटर में होगा। दोनों का बेटा नेचर सेम है, ये भी बेटा आपका पोलर सोल्यूट, ये भी बेटा आपका पोलर सॉल्वेंट, तो ये इसमें ज्यादा डिजॉल्व होगा। ऑन द अदर हैंड बेटा जो आपके नॉन पोलर सोल्यूट्स होंगे, जो आपके नॉन पोलर सोल्यूट्स होंगे, वो बता बेटा किस में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, और किस में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर बेटा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे आपका एंथ्रासीन है, या आपका बेटा नैप्थलीन, जैसे बेटा आपका नैप्थलीन या बेटा आपका एंथ्रासीन, दीज आर नॉन पोलर सोल्यूट्स। ये ज्यादा किस में डिजॉल्व होंगे बेटा, ये ज्यादा डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे बेटा आपका बेंजीन। ठीक है बेटा, सो पॉइंट टू बी नोटेड। पोलर सोल्यूट्स ज्यादा डिजॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, और जो आपके नॉन पोलर सोल्यूट्स है वो ज्यादा डिजॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ज्यादा डिजॉल्व होने का मतलब ही है ना उनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, कम डिजॉल्व होगा या होगा ही नहीं डिजॉल्व, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इज लेस, सॉल्युबिलिटी इज लेस। चलिए, दिस वाज अबाउट नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आपको समझाता चलूं। देखिएगा बेटा, जरा देख मेरा बेटा, अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, समझो बात, सोडियम क्लोराइड, मैं 3 सॉल्वेंट्स लिख रहा हूं बेटा, 3 सॉल्वेंट्स, सेम सोल्यूट मैंने लिया। पहले मैं लूंगा बेटा बेंजीन, ध्यान से समझना बेटा, पहले मैं बेंजीन लूंगा। दूसरा सॉल्वेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बेटा मैंने वाटर लिया। ठीक है बेटा, जरा देख बेटा, सोडियम क्लोराइड आपका नॉन पोलर सोल्यूट है ना, ये ज्यादा डिजॉल्व किस में होगा बेटा, वाटर में। इवन बेंजीन में बेटा ये क्या होगा बेटा, ये बेंजीन में डिजॉल्व नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड बेटा, अब अगर आपने क्या किया बेटा, अब अगर आपने क्या लिया बेटा, सपोज आपने बेटा ये नैप्थलीन लिया, और ये आपका है ना बेटा नैप्थलीन, आपने नैप्थलीन लिया, तो जो आपका नैप्थलीन है, नैप्थलीन बेटा आपका है ना नॉन पोलर सोल्यूट, और यही नॉन पोलर सोल्यूट बेटा ये किस में डिजॉल्व होगा, ये डिजॉल्व होगा बेटा बेंजीन में, बट इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉइंट टू बी नोटेड। खाली बेटा ये डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ सोल्यूट पे ही बेटा या सॉल्वेंट पे। जरा देख, और एक कंडीशन में दे रहा हूं, और एक कंडीशन मैं और एक कंडीशन दे रहा हूं। सपोज बेटा मैंने क्या लिया बेटा, मैंने यहां से बेटा शुगर लिया, और मैंने यहां पे बेटा साल्ट लिया, शुगर एंड साल्ट, साल्ट इज सोडियम क्लोराइड साल्ट। ठीक है बेटा, अब मैंने दोनों को डिजॉल्व किया वाटर में। ध्यान से समझना बेटा, मैं दोनों को डिजॉल्व कर रहा हूं वाटर में। देखो बेटा, अभी जो मेरा साल्ट है बेटा, दिस साल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड है ना बेटा, ये आपका आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है बेटा, और जो आपका शुगर है, दिस इज योर कोवलेंट कंपाउंड, ये आपका कोवलेंट कंपाउंड है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जो साल्ट का सॉल्युबिलिटी है ना बेटा, साल्ट का सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड बेटा, शुगर का सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू द साल्ट वाटर में बेटा कम है। और वो वैल्यूज भी बेटा आप याद रखिएगा बेटा, इट इज 5.3 ग्राम्स पर ml, तो 5.3 इसका सॉल्युबिलिटी है। और किसका बेटा, 5.3 बेटा आपका साल्ट का सॉल्युबिलिटी है, और जो आपका शुगर है इसका बेटा ओनली 3.8 ग्राम्स पर ml। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज द टेम्परेचर, दैट इज द टेम्परेचर। चलिए उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब
अब याद रखिएगा बेटा, टेम्परेचर हैज द मार्केट इफेक्ट ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। जनरली बेटा अगर आप गेस कर लोगे, शायद आपको ऐसा लगेगा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा, ये तो हम बेटा गेस कर लेते हैं, बट इट हैपन्स विद मनी ऑफ द सॉल्यूट्स। लेकिन याद रखना बेटा, टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो द सॉलिबिलिटी शोज थ्री इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, तीन ट्रेंड्स दिखाती है। नंबर वन बेटा, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनका जो सॉलिबिलिटी है, ध्यान से समझना बेटा, जिनका सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। आर यू गेटिंग मी बेटा? कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हैं उनका सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा। जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनियम क्लोराइड है। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इनका सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूट्स भी है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे उनका सॉलिबिलिटी डिक्रीज होता है। जैसे बेटा लिथियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट है, आपका बेटा लिथियम कार्बोनेट है, तो मनी मोर सॉल्यूट्स। अब जरा देखिएगा बेटा, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे भी है बेटा जिनका सॉलिबिलिटी, ध्यान से समझना बेटा, डिक्रीज हो जाता है, जिनका सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कितने किस्से आ गए बेटा? दो किस्से आ गए बेटा, एंड द थर्ड वन, एंड द थर्ड ट्रेंड। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, सॉलिबिलिटी शोज इरेगुलर वेरिएशन। यहां पे इन दो केसेस में हमने रेगुलर वेरिएशन देखा, सॉलिबिलिटी या तो इंक्रीज हो गया या दूसरी केस में सॉलिबिलिटी डिक्रीज हुआ। लेकिन इस केस में बेटा कुछ सॉल्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सॉलिबिलिटी इरेगुलर वेरिएशन दिखाता है। कहने का मतलब क्या है बेटा? उनका पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज होगा, या पहले डिक्रीज होगा बाद में इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग मी? दैट्स वाई टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिबिलिटी तीन ट्रेंड्स दिखाती है। कुछ सॉल्यूट्स के लिए सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कुछ सॉल्यूट्स के लिए सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और कुछ सॉल्यूट्स के लिए सॉलिबिलिटी दिखाता है इरेगुलर वेरिएशन, मींस पहले इंक्रीज होगा बाद में बेटा आपका डिक्रीज होगा। चलिए अब पहले वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा बेटा, केस नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द केस नंबर फर्स्ट जो हमने देखा बेटा? सॉलिबिलिटी increases with increase in temperature, जरा बेटा आप मेरे साथ एक ग्राफ बनाते जाइए बेटा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स आप देखोगे बेटा, जैसे बेटा आपके पास सिल्वर AgNO3 है, क्लियर बेटा, जैसे आपके पास बेटा पोटेशियम आयोडाइड है, जैसे बेटा आपके पास यू हैव सोडियम नाइट्रेट, ये वाला सॉल्यूट, जैसे बेटा आपका यू हैव अमोनियम क्लोराइड, जैसा बेटा आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, या आपका बेटा सोडियम क्लोराइड है। तो बहुत सारे सॉल्यूट्स हम देख रहे हैं जिनका सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जरा देखो बेटा, मैं ग्राफ बनाता हूं, आप भी मेरे साथ बनाते जाइए बेटा। चलिए सपोज बेटा मैं एक्स एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं बेटा, इस वाई एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं बेटा सॉलिबिलिटी, और इस साइड से बेटा मैं प्लॉट कर रहा हूं बेटा टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो मान के चलो बेटा ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ये 60 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बेटा, अब सॉलिबिलिटी कर्व जरा बनाते जाइए मेरे साथ,
एक मैंने ऐसे बनाया, क्लियर, ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है बेटा। आप देख रहे हो बेटा, ये ग्राफ आप लिखो बेटा, दिस इज फॉर, मान के चलो सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड है बेटा। दिस द ग्राफ जो मैंने ऊपर लिखा है बेटा, इट्स अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये ग्राफ बेटा आपका पोटेशियम क्लोराइड का है। आप देख रहे हो बेटा, इस ग्राफ से क्लियरली आपको पता चल रहा है जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है आपका सॉल्युबिलिटी भी बेटा इंक्रीज हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड एंड ऑल दैट। मेरे पास और एक है बेटा, आई हैव ये ग्राफ KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 का। आप देख रहे हो बेटा, इसका भी, पोटेशियम नाइट्रेट का भी बेटा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जितना मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं बेटा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। देन आई हैव वन मोर सोल्यूट। मैं सारे सोल्यूट्स को बनाते जाऊंगा बेटा। आई हैव वन मोर सोल्यूट, दैट्स योर सोडियम नाइट्रेट। ये आपका सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3। इसका भी आप देख रहे हो बेटा, सॉल्युबिलिटी बेटा आपका इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। give me 1 minute. This is sodium nitrate, NaNO3, ठीक है बेटा। देन आफ्टर आप ग्राफ, वी प्लॉटिंग ग्राफ फॉर दीज टू सोल्यूट्स, 1 and 1, ठीक है बेटा। राइट डाउन दिस AgNO3 and potassium iodide. This is AgNO3 and this is potassium iodide. जरा देख बेटा, सॉल्युबिलिटी इन सोल्यूट्स का इंक्रीज हो रहा है ना बेटा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब चलिए अब समझते हैं बेटा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेम्परेचर चेंज करने से इनका सॉल्युबिलिटी क्यों चेंज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, इनका सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होता है। असल में सारा ये जो खेल है ना बेटा, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, सारा किस्सा क्या है बेटा। चले बेटा, मैंने यहां से बेटा सोल्यूट लिया, मैंने सोल्यूट को बेटा डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने सोल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तो व्हाट विल बी आई गेटिंग बेटा, मुझे मिलेगा ना बेटा, मुझे मिलेगा सोल्यूशन। आई विल बी गेटिंग सोल्यूशन, मुझे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है बेटा। जब मैं सोल्यूट को डिसॉल्व करता हूं सॉल्वेंट में, फॉरवर्ड प्रोसेस में बेटा मुझे सोल्यूशन मिलेगा। और इस प्रोसेस को बेटा, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। जो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है ना बेटा, इट्स नोन एज डिसोल्यूशन, है ना बेटा। मींस मैंने सोल्यूट को डिसॉल्व किया, मैंने सोल्यूट को बेटा मिक्स किया सॉल्वेंट में, जो सोल्यूट है बेटा वो इसमें डिसॉल्व हो गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। सॉल्यूशन में खाली इतना ही नहीं होता है, इसका बैकवर्ड प्रोसेस भी होता है। जो डिसॉल्व्ड सोल्यूट है ना बेटा, वो सॉल्यूशन से बाहर निकलता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। उस रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, जो आपका फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट इज डिसोल्यूशन। और जो आपका बेटा बैकवर्ड प्रोसेस है, दिस बैकवर्ड प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इट्स नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूशन में बेटा, जब भी हम सॉल्यूशन में दोनों प्रोसेस होती है, फॉरवर्ड प्रोसेस डिसोल्यूशन और बैकवर्ड प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। अब देखिएगा बेटा, जो ये वाले सोल्यूट्स है ना, मींस अभी जो हमारा ये सिस्टम है बेटा, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम हमारा मान के चलो बेटा इक्विलिब्रियम में है। गिव मी वन मिनट। ये सिस्टम हमारा मान के चलो बेटा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बेटा। मान के चलिएगा बेटा, ये सॉल्यूशन हमारा इक्विलिब्रियम में है, मींस रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी साथ साथ में हो रहा है। जरा देख बेटा, जो ये वाले सोल्यूट्स है,
ध्यान से समझना बेटा, ये वाले जो सोल्यूट्स है, इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, जो फॉरवर्ड प्रोसेस होगा, दैट इज एक्सो, दैट इज डेल एच, दैट विल बी नेगेटिव। मीन्स इनका जो फॉरवर्ड प्रोसेस होता है दैट इज एंडोथर्मिक, दैट इज एंडोथर्मिक। बात समझना, मीन्स जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जो इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक। मीन्स उसमें हीट क्या हो जाती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस बेटा क्या है बेटा, आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर आपका बेटा एंडोथर्मिक है, देन डेल्टा एच आपका क्या होगा बेटा, दैट विल बी पॉजिटिव, दैट विल बी पॉजिटिव। अब समझो बात, अब समझो बात, जरा अप्लाई करिएगा बेटा ली चाटलेयर्स प्रिंसिपल, जरा अप्लाई करिएगा ली चाटलेयर्स प्रिंसिपल। आपको पता है ना बेटा ली चाटलेयर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम में होगा, अगर कोई सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम में होगा, अगर हम उस सिस्टम में कोई चेंज लाते हैं, वो सिस्टम चाहता है ना इस चेंज को क्या करना, अपोज करना। ध्यान से समझना, ली चाटलेयर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई सिस्टम बेटा इक्विलिब्रियम में है, क्लियर बेटा, फॉरवर्ड प्रोसेस भी होगा बैकवर्ड भी होगा, बट इन इक्वल अमाउंट्स, इन इक्वल रेट्स, ठीक है बेटा। तो अगर हम उस सिस्टम में कोई चेंज लाते हैं, वो सिस्टम क्या चाहता है, उस चेंज को अंडो करना, उस चेंज को अपोज करना। जरा देख बेटा, ये मेरे पास अभी सिस्टम है, प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। अब देख बेटा, अब देख बेटा, जो इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक, दैट इज एंडोथर्मिक। मीन इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें हीट क्या हो रही है बेटा, एब्जॉर्ब हो रही है। जरा आप देख बेटा, अगर हमने क्या किया, अगर हमने सिस्टम का टेंपरेचर इंक्रीज किया, अगर हमने सिस्टम का टेंपरेचर इंक्रीज किया, मीन्स इन सबस्टेंसेस का मेरे पास सॉल्यूशन है, अगर मैंने उस सॉल्यूशन का टेंपरेचर इंक्रीज किया और ये सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम में, ये सिस्टम क्या चाहेगा, इन अकॉर्डिंग टू ली चाटलेयर्स प्रिंसिपल, दिस सिस्टम विल ट्राई टू अपोज दैट चेंज। ये इस टेंपरेचर को क्या करेगा, बाहर से इंक्रीज करा रहे हैं, और ये करेगा ना बेटा, ये चाहेगा ना बेटा इस टेंपरेचर को डिक्रीज कराना। हम सिस्टम में कौन सा चेंज ला रहे हैं, हम सिस्टम का टेंपरेचर इंक्रीज करा रहे हैं, ये सिस्टम चाहेगा ना इस टेंपरेचर को डिक्रीज करना। जरा देख बेटा, जरा देख बेटा, अब इस सिस्टम का काम क्या है, मैंने टेंपरेचर देखो इंक्रीज किया, ये सिस्टम बेटा क्या चाहेगा, इस टेंपरेचर को डिक्रीज करना। ये टेंपरेचर कैसे डिक्रीज करेगा, जरा देख कैसे डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड प्रोसेस है ना एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड प्रोसेस में बेटा आपका जो हीट है बेटा वो अब्सॉर्ब हो रहा है, मींस फॉरवर्ड प्रोसेस में टेंपरेचर डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, ये सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ही ये प्रोसेस होगा, इसका फॉरवर्ड प्रोसेस है ना बेटा, इसका फॉरवर्ड प्रोसेस है ना एंडोथर्मिक, ये हीट एब्सॉर्ब करेगा। जब हीट एब्सॉर्ब करेगा इसका मतलब क्या है, सिस्टम का टेंपरेचर क्या हो जाएगा, टेंपरेचर कम कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई जब रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसेस में होगी, जब प्रोसेस बेटा फॉरवर्ड प्रोसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मोर एंड मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, मोर एंड मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व। जब ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, वो बेटा आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब शॉर्ट में बेटा एक पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे सोल्यूट्स जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होगा बेटा, एंडोथर्मिक, उनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर। तो द पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे बेटा एक पॉइंट लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखो, द सोल्यूट्स फॉर विच dissolution process is endothermic। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, देन कैन आई राइट बेटा, उनका डेल्टा एच जो होगा बेटा उस प्रोसेस के लिए बेटा होगा ना पॉजिटिव, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव।
अगर बेटा आपका डेल्टा H पॉजिटिव है तो आपका देन द सोल्यूट्स फॉर विच डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट इज डेल्टा H, अगर उनके लिए पॉजिटिव है, द solubility increases with increase in the temperature. उनका solubility बेटा इंक्रीज हो जाएगा with increase in the temperature. Point to be noted. The solutions for which dissolution process क्या है बेटा? अगर dissolution process उनका क्या होगा बेटा? If their dissolution process is endothermic, then the solubility increases with increase in the temperature in according to Le-Chatelier's principle. In according to Le-Chatelier's principle. In according to Le-Chatelier's principle. ये पॉइंट बेटा हल्का सा फिर से मैं रिपीट करता हूं बेटा, यहां पे बेटा आपको Le-Chatelier's प्रिंसिपल यूज करना है, यहां पे आपको बेटा Le-Chatelier's प्रिंसिपल यूज करना है. सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करूंगा, जो मेरा फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट्स नोन एज डिसोल्यूशन, और जो मेरा बेटा बैकवर्ड प्रोसेस है मींस अगर सॉल्यूशन डिकंपोज हो गया फिर से सोल्यूट और सॉल्वेंट में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अब याद रखिएगा बेटा, जो ये वाले सोल्यूट्स है इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है मींस इन सोल्यूट्स का सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना, दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इनके लिए एंडोथर्मिक है. मींस जो ही ये सोल्यूट्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जो आपका टेंपरेचर है बेटा, वो टेंपरेचर क्या हो जाएगा बेटा? दैट टेंपरेचर विल डिक्रीज. अब अगर हमने इस सिस्टम का टेंपरेचर बाहर से इंक्रीज करवाया, यह सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम में, अकॉर्डिंग टू Le-Chatelier's प्रिंसिपल, यह सिस्टम चाहेगा ना उस चेंज को अपोज करना. जरा चेंज हम क्या कर रहे हैं? हम टेंपरेचर को बाहर से इंक्रीज करा रहे हैं. यह सिस्टम चाहेगा ना उसी टेंपरेचर को डिक्रीज करना. इसके पास खाली दो केसेस है, या ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन एक चीज पता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है बेटा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा सिस्टम. अब मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस. मींस ज्यादा सोल्यूट अब डिसॉल्व हो जाएगा. जब ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, इसका मतलब बेटा जो सॉल्युबिलिटी है दैट विल इंक्रीज. दिस वाज द फर्स्ट केस. उसके बाद देन आफ्टर बेटा I have the case number second. I have the case second. I have the case second. I have the case second. That is solubility decreases with increase in the temperature. I hope I'm not visible. I hope that give me 1 second. You pen down case number second. The solubility decreases. The solubility decreases with increase in the temperature. With increase in the temperature. I hope I am now visible to each and every one of you. अब देखिएगा बेटा, कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं जिनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जरा देख बेटा, इसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा दैट इज लिथियम सल्फेट, Li2SO4, लिथियम सल्फेट. जैसे बेटा आपका सीरियम सल्फेट Ce2SO4 3 टाइम्स, दैट इज सीरियम सल्फेट. और
आपका सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट Na2CO3H2O, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, एंड कैल्शियम साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, कैल्शियम salts of organic acids, कैल्शियम साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ये बेटा कुछ ऐसे सोल्यूट्स है जिनका सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जरा देख बेटा, मैं फिर से एक ग्राफ बनाता हूं, सिमिलर टू अर्लियर वन। चलिए बेटा, अब मैं छोटा छोटा ग्राफ ही बनाता हूं। चलिए यहां से बेटा 50 लिखिए बेटा, ये आपका मान के चलिए 100 है, इट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ठीक है बेटा। और यहां से बेटा मैं प्लॉट करता हूं टेम्परेचर, अब देखिएगा बेटा, कुछ सोल्यूट्स बेटा ऐसे होते हैं जिनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। जरा देख बेटा, ऐसे मैंने एक बनाया, एंड सेकंड वन बेटा मैं ऐसे बना रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? ये जो ग्राफ है ना बेटा, जो मैंने यहां बनाया बेटा, दिस ग्राफ इज फॉर लिथियम सल्फेट, और जो दूसरा ग्राफ है बेटा दैट्स फॉर सीरियम सल्फेट। ये आपके Li2SO4 का ग्राफ है, लिथियम सल्फेट का ग्राफ है, और ये ग्राफ बेटा आपका Ce2SO4 3 टाइम्स। ठीक है बेटा, जरा देख बेटा, आप जो ये सोल्यूट्स है जैसे लिथियम सल्फेट और सीरियम सल्फेट, मैंने यहां से बेटा, चलो मान के चलिएगा बेटा, ये आपका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 60 डिग्री सेल्सियस। जरा देख बेटा, मैं वाई एक्सिस से प्लॉट कर रहा हूं ना सॉल्युबिलिटी, और एक्स एक्सिस से बेटा मैं प्लॉट कर रहा हूं टेम्परेचर। आप देख रहे हो बेटा, द मोर आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जितना जितना मैं इस तापमान को बेटा इंक्रीज करा रहा हूं, इन सोल्यूट्स का बेटा आप सॉल्युबिलिटी देख रहे हो बेटा, वो आपका डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट? क्यों इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर? कॉमन सेंस यूज करो बेटा। पहले केस में डिसोल्यूशन प्रोसेस उनका था ना एंडोथर्मिक, इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस का होगा दैट विल बी एक्सोथर्मिक। चलिए समझाते हैं बेटा। पहले आप एक कॉपी करिएगा, पहला पॉइंट आप याद रखिएगा बेटा, इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस क्यों है। फर्स्ट पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, वाई देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि देखिएगा बेटा, पहला पॉइंट आप सुनोगे बेटा, इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा, इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस, दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मीन्स इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होगा उसके लिए बेटा डेल्टा एच दैट विल बी नेगेटिव। ध्यान से समझना, व्हाट डज आई मीन टू से। अगर मैंने क्या किया बेटा, अगर मैंने मान के चलो बेटा, मैंने इस लिथियम सल्फेट का सोल्यूट लिया, एज अ सोल्यूट मैं इसको लूंगा बेटा, मैंने लिथियम सल्फेट लिया बेटा, दिस सोल्यूट, मैंने इसको डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, ठीक है बेटा, मुझे मिलेगा ना बेटा लिथियम सल्फेट का सोल्यूशन, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा मिलेगा सोल्यूशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा मुझे सोल्यूशन मिलेगा। और फॉरवर्ड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, फॉरवर्ड प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। फॉरवर्ड प्रोसेस आपका है ना डिसोल्यूशन, और जो बैकवर्ड प्रोसेस होगा, बैकवर्ड प्रोसेस, इस सॉल्यूशन का फिर से ब्रेकअप होना सोल्यूट और सॉल्वेंट में, दैट इज नोन एज, या सिंपली इस सोल्यूट का प्रिसिपिटेट होना, वही है ना बेटा सॉल्यूशन से बाहर निकलना, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, दैट्स नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जरा देख बेटा, इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इनका जो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, इनका फॉरवर्ड प्रोसेस बेटा है ना बेटा, इट इज एक्सोथर्मिक, और है ना बेटा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मींस जब ये सोल्यूट्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे तो टेम्परेचर विल ट्राई टू इंक्रीज, टेम्परेचर बेटा इंक्रीज होगा। अच्छा, बैकवर्ड प्रोसेस में फिर क्या होगा,
अगर फॉरवर्ड प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड प्रोसेस जो होगा दैट विल बी एंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में टेंपरेचर इंक्रीज होता है तो आपके बैकवर्ड प्रोसेस में बेटा टेंपरेचर डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग मी? इट इज सिंपल लॉजिक। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड प्रोसेस में यही टेंपरेचर डिक्रीज होगा। मींस इन सॉल्यूट्स के लिए डिसोल्यूशन प्रोसेस दैट इज एक्सोथर्मिक मींस टेंपरेचर इंक्रीज होगा, लेकिन इनका बैकवर्ड प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन वो होगा ना बेटा एंडोथर्मिक, मींस उसमें टेंपरेचर क्या होगा बेटा? उसमें टेंपरेचर कम होगा। अब देखिएगा बेटा, ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है, ध्यान से समझना बेटा, ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने बाहर से टेंपरेचर इंक्रीज किया, मैं बाहर से टेंपरेचर को इंक्रीज करा रहा हूं। जरा देख ली चैटलाइस प्रिंसिपल आपसे क्या कहता है। अगर आपने इस सिस्टम का, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर आपने इसमें कोई भी चेंज लाई, ये सिस्टम चाहेगा उस चेंज को अपोज करना। अगर आपने बेटा सिस्टम का टेंपरेचर इंक्रीज किया, ये सिस्टम क्या चाहेगा? टेंपरेचर को डिक्रीज करना। अगर आपने सिस्टम का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, ये सिस्टम चाहेगा कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना। अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया, ये सिस्टम चाहेगा प्रेशर को डिक्रीज करना। एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर टेंपरेचर हम बाहर से इंक्रीज करा रहे हैं, यह सिस्टम क्या चाहेगा? इस टेंपरेचर को डिक्रीज करना। जरा देख बेटा, इन सॉल्यूट्स में टेंपरेचर किस वाले प्रोसेस में डिक्रीज होगा? फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में? और बैकवर्ड प्रोसेस में होगा ना, क्योंकि बैकवर्ड प्रोसेस ही इनका एंडोथर्मिक है। बैकवर्ड प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा और टेंपरेचर डिक्रीज होगा। मींस फॉर दो सॉल्यूट्स टेंपरेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड प्रोसेस हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा मींस सोल्यूट जो है बेटा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन से बाहर आएगा। इसका मतलब बेटा सॉल्युबिलिटी इनका डिक्रीज हो जाएगा। लॉजिक क्लियर? डन एंड डस्टेड विद यू पीपल। वन सिंपल पॉइंट टू बी नोटेड, अगर बेटा मैंने ऐसा सोल्यूट लिया जिसका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर इन अकॉर्डिंग टू ली चैटलाइस प्रिंसिपल। सो मैं इस पॉइंट को लिखता चलूं यहां पे बेटा, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां लिखूंगा बेटा, आप लिखो बेटा, द सॉल्यूट्स that have the dissolution process exothermic का मतलब क्या है बेटा? वो प्रोसेस डेल्टा एच उसके लिए क्या होगा बेटा? दैट विल बी नेगेटिव, The solutes that have the dissolution process exothermic, उन solutions के लिए या उन solutes के लिए आप क्या देखते हो बेटा? The solubility decreases with increase in the temperature. Increase in the temperature. Point to be noted. ठीक है बेटा? दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए। अब ऐसे सॉल्यूट्स चलो यहां मैं सॉल्यूट लिखता हूं बेटा। चलो आई विल बी यूजिंग वन मोर, आप इसका ले सकते हो, यू कैन कॉपी इट इमीडिएटली। द सॉल्यूट्स दैट हैव द डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल्टा एच जो होगा बेटा दैट विल बी नेगेटिव। उन सॉल्यूट्स के लिए द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेंपरेचर। ठीक है? अब दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए। सपोज बेटा मैंने सॉल्यूट लिया, ठीक है बेटा? अब दो टाइप्स के सॉल्यूट्स है।
अब दो टाइप्स के सोल्यूट्स है। एक सोल्यूट मेरे पास ऐसा है, एक सोल्यूट मेरे पास ऐसा है, जैसे मैंने पहले केस में दिखाया बेटा, मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट था, मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड था, मेरे पास अमोनियम क्लोराइड था, मेरे पास बेटा सोडियम क्लोराइड था, मेरे पास बेटा लिथियम क्लोराइड था, एंड मनी मोर सोल्यूट्स। इन सोल्यूट्स में मैंने देखा बेटा इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस, इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस, इनका डिसोल्यूशन प्रोसेस दैट वाज एंडोथर्मिक, दैट वाज एंडोथर्मिक। मींस इनका जो डेल्टा एच, ध्यान से समझना बेटा, इन सोल्यूट्स का जो बेटा डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बेटा डिसोल्यूशन, दैट वाज, वो क्या था बेटा, दैट वाज पॉजिटिव, जिनका पॉजिटिव होगा। उन सोल्यूट्स के लिए बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनका बेटा जो सॉल्युबिलिटी होगा, इनका जो सॉल्युबिलिटी होगा, सॉल्युबिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इनका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया इनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एक ही वेरिएशन दिखाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ सोल्यूट्स बेटा, जैसे बेटा आपका वी हैव लिथियम सल्फेट Li2SO4, जैसे बेटा मेरे पास सीरियम सल्फेट Ce2SO4 3 टाइम्स, जैसा बेटा आपका वी हैव लिथियम, वी हैव सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और मेरे पास जो कैल्शियम साल्ट्स, कैल्शियम साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे बेटा कोई ऑर्गेनिक एसिड बताओ, जैसे ना बेटा इथेनॉइक एसिड, कैल्शियम इथेनोएट, तो इनका जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, ऐसे सोल्यूट्स जिनका डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। व्हाट डज दैट मीन, अगर उन सॉल्यूशंस के लिए फॉर डिसोल्यूशन डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा एच अगर क्या होगा, नेगेटिव। उन सोल्यूट्स के लिए बेटा जो आपका सॉल्युबिलिटी है, द सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगा बेटा, दैट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। आई होप आई वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहां तक बेटा आई होप आई वॉज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। ये पॉइंट्स बेटा आप जल्दी याद रखिएगा। चलिए बेटा, अभी मेरे पास इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन ही आर शी कैन आस्क। एनीवन? मीर मिलाद, एक्चुअली मिलाद जो हमने जो क्वेश्चंस है कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने क्वेश्चंस क्लासेस में की थी, तो आई होप हम शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। दैट वाज अ जनरल टॉपिक फॉर एवरीवन। जो भी क्वेश्चंस है उनके डीपीपीज में भेजूंगा, तो यू नीड नॉट टू वरी। Vampire is saying love you sir ji. Thank you Vampire. I hope you are not the real vampire. सर आवाज नहीं आ रही है। जरीन बतूल, आई होप आई वाज ऑडिबल टू एवरीवन। anyone? There is someone with the name Python. Anyone with the question? सर केस सेकंड सॉल्युबिलिटी रिपीट। अब देखो बेटा, डार इनायत अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक हो? वालेकुम सलाम। हनान हुसैन बिग फैन सर। somebody is saying that 27 को लॉकडाउन खुल जाएगा। होप सो, वी आर गेटिंग सम गुड न्यूज।
खुल जाता तो वी पीपल वुड हैव बीन वेरी मच एक्साइटेड. फैजान अरशद, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू. डीपीपी बेटा तबस्सुम बट डीपीपी आज ही बेटा भेजेंगे. फोजिया इज सेइंग दैट सर केस सेकंड रिपीट करिएगा. देखो बेटा जो केस सेकंड है ना, केस सेकंड में मैंने बताया जो वो वाले सोल्यूट्स होते हैं उनका डिसोल्यूशन प्रोसेस समझो. ये लीच-एटलेस प्रिंसिपल आपको समझना है. तो जो मैंने केस सेकंड बताया ना, केस सेकंड में मैंने बताया सॉलिबिलिटी कुछ सोल्यूट्स का डिक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर. वो लेट मी शो यू दैट वन. देखो बेटा मैंने ये सोल्यूट्स बताए थे, ये वाले सोल्यूट्स. हाँ चलो लेट मी शो यू अगेन दैट वन. देखो बेटा मैंने सोल्यूट्स ये बताया था बेटा. कुछ सोल्यूट्स ऐसे होते हैं जैसे बेटा मेरे पास लिथियम सल्फेट है, Li2SO4 है, या जैसे मेरे पास सीरियम सल्फेट है, Cu2SO4. ठीक है बेटा 3 टाइम्स. या जैसे आई हैव सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, sodium carbonate monohydrate, and I have certain calcium salts of organic acids. देखो बेटा जब हम बेटा इन सोल्यूट्स के लिए हम जब देखते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इनका सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाता है. मान के चलो बेटा यहां से मैंने टेम्परेचर प्लॉट किया और यहां से मैंने सॉलिबिलिटी. सपोज जो लिथियम सल्फेट है उसका सॉलिबिलिटी ऐसे नीचे आएगा बेटा, वो डिक्रीज हो जाएगा. मीन्स ये लिथियम सल्फेट है आपका Li2SO4 है ना बेटा. आप देख रहे हो बेटा जितना जितना मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो सॉलिबिलिटी बेटा इनका डिक्रीज हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया बेटा. ये आपका सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो फॉरवर्ड प्रोसेस में देखो बेटा, फॉरवर्ड प्रोसेस है ना डिसोल्यूशन, और बैकवर्ड प्रोसेस है ना बेटा क्रिस्टलाइजेशन. फॉरवर्ड प्रोसेस में बनेगा सोल्यूशन, फॉरवर्ड प्रोसेस में बनेगा सोल्यूशन. इन सोल्यूट्स के लिए बेटा जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, दिस प्रोसेस डेल्टा एच दैट इज एक्सोथर्मिक. तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा. मींस जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और सोल्यूशन बनेगा, ये प्रोसेस है बेटा एक्सोथर्मिक. जब भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा हीट बाहर निकलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. मींस जब ये सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. अब अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में आप देख रहे हो बेटा, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बैकवर्ड प्रोसेस में इसका ऑपोजिट होगा ना. जो बैकवर्ड प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज होगा. मींस अगर क्रिस्टलाइजेशन होगा, मींस अगर सोल्यूट सॉल्वेंट से बाहर निकलेगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा, वो वाला प्रोसेस क्या होगा, दैट विल बी एंडोथर्मिक. उसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा. अब हम देखिए क्या कर रहे हैं. हम जितना हम आगे जा रहे हैं ना, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करा रहे हैं. अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कराया, ये सिस्टम था ना इक्विलिब्रियम में, जरा लीच-एटलेस प्रिंसिपल यूज करो. मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये सिस्टम चाहेगा ना टेम्परेचर को डिक्रीज करना. जरा इस सिस्टम के पास दो ही ऑप्शंस है, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. मैंने बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज किया, इस सिस्टम को टेम्परेचर डिक्रीज करना है. इसके पास बेटा दो ही केसेस है. फॉरवर्ड में तो फिर से इंक्रीज होगा, लेकिन बैकवर्ड में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा. इसीलिए सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा. जब सिस्टम बैकवर्ड प्रोसेस दिखाएगा, बैकवर्ड प्रोसेस है ना क्रिस्टलाइजेशन, मींस सोल्यूट सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा, मींस सॉल्युबिलिटी बेटा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. अब कम ही सोल्यूट अब डिसॉल्व होगा. दैट्स व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. नेचर बट अदीबा इज सेइंग दैट सर जो आपने नेचर ऑफ सोल्यूट, देखो अदीबा इफ आई एम ऑडिबल टू यू, जो आपका नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है ना, उसमें आप इतना याद रखिएगा, पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में. पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में. आपने एक बेसिक रूल पढ़ा होगा, सुना होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इफ अदीबा आई एम ऑडिबल एंड क्लियर टू यू, जो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एक बेसिक रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. पोलर सोल्यूट्स ज्यादा डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में, और नॉन पोलर सोल्यूट्स डिसॉल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में. सोडियम क्लोराइड ना पोलर सोल्यूट बेटा, वो डिसॉल्व होगा ना पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में.
चलो ले लो कोई नॉन पोलर सोल्यूट। नॉन पोलर मतलब जिस पर चार्ज नहीं होगा, पोलर मतलब जिसमें चार्ज होगा। नॉन पोलर सोल्यूट जैसे एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, वो डिजोल्व किस में ज्यादा होगा? डिजोल्व वो ज्यादा होगा ना नॉन पोलर सोल्यूट में, सॉल्वेंट में। जैसे आपका बेंजीन है, तो मीन्स ज्यादा डिजोल्व होगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। पोलर सोल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा है, नॉन पोलर की नॉन पोलर में ज्यादा है। क्लियर बेटा? इंशा रशीद, राजबाग वालों को काई होप सस्ते में ले रहा है। बेटा आपको कोई सस्ते में नहीं ले रहा है, यू वर्थ मिलियन। सर कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई हमें नहीं पड़ी है नीट ईयर लॉन्ग राजबाग में। बेटा आपके लिए वी विल बी अरेंजिंग द नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लासेस, उनमें हम आपको बेटा कंसेंट्रेशन टर्म्स डिटेल में पढ़ाएंगे। Sir, what are polar solutes and polar? Saika is saying, what are polar solutes and polar solids? I hope this is 9th class chemistry. Polar solutes ऐसे solutes होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होगा। देखिएगा बेटा, साइका इफ हम ऑडिबल टू यू, पोलर सोल्यूट हो गया ये वाला NaCl, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, जिस पर पोलैरिटी होगी, पोलर सोल्यूट। और पोलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना बेटा वाटर, वाटर में आपको पता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ये आपका पोलर सोल्यूट है, ये है पोलर सॉल्वेंट। पोलर ज्यादा पोलर में डिसॉल्व होगा। ये चीजें बेटा एंट्रेंस में पता होनी चाहिए। दीज आर वेरी लिटिल थिंग्स। बट आयत सर, हाउ यू स्टार्टेड अदर टॉपिक्स रादर देन लीविंग अदर पोर्शन पेंडिंग? बेटा आपका कोई भी पोर्शन पेंडिंग नहीं है, हमने कंसंट्रेशन टर्म्स सारी पढ़ी, आपकी क्लासेस में अप टू पीपीएम हमने पढ़ी थी, सारी टर्म्स को हमने पढ़ा था, स्ट्रेंथ को पढ़ा था। तो उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है, आई एम फ्रॉम द टेक्स्ट यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी कि सॉल्युबिलिटी ही स्टार्ट करना है। चलिए आई होप बाकी चीजें, अगर कोई इश्यू होगा, कोई इश्यू, डू कॉल मी ऑन दिस नंबर, आई एम गिविंग यू द नंबर। इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम, एनी ग्रीवेंस, I am trying to be very simple with all of you. If you people have any problem, do contact my number 9797701135. इस नंबर पे बेटा आप कॉल करिएगा, कोई भी इश्यू होगा, कोई भी क्वेरी होगी, I will be there to help you out. Instagram ID, that's